गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आज हम पढ़ेंगे बैंकर और ग्राहक के संबंध के बारे में कि जो एक बैंकर होता है और एक जो कस्टमर होता है उन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं। तो इनमें दो तरह के संबंध होते हैं, एक सामान्य संबंध और एक विशेष संबंध। तो पहले हम देखते हैं इनका जो सामान्य संबंध है। तो सामान्य संबंध पहला इसका महत्वपूर्ण संबंध होता है ऋणदाता और ऋणी का संबंध। तो बैंक और ग्राहक का संबंध प्रमुख रूप से ऋणी और ऋणदाता का होता है। एक दूसरे की स्थिति ग्राहक के खाते की जो उस समय स्थिति है उस हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे कि अगर बैंक से किसी कस्टमर ने लोन लिया तो ऋणी हो गया कस्टमर और बैंक हो गया ऋणदाता। लेकिन अगर कस्टमर ने बैंक के खाते में पैसा जमा कराया तो इस सिचुएशन में बैंक ऋणी हो जाएगा और कस्टमर ऋणदाता हो जाएगा। तो इन दोनों का खाता एक तरह का बैलेंस की स्थिति के अनुसार डिसाइड होता है। अगर ग्राहक के खाते में बैलेंस है तो बैंक ऋणी है क्योंकि ग्राहक के मांग पर वो देय होगा। तो इसमें हम कुछ देखते हैं पॉइंट कि किस हिसाब से ये काम करता है। जैसे कि जो जमा राशि होती है वो ग्राहक द्वारा मांग पर ही देय होती है। जो बैंकर होता है वो ग्राहक को उसकी जमा राशि बिना मांग के चुकाने को बाध्य नहीं होता और न बैंक अपनी इच्छा अनुसार ग्राहक को अपनी जमा राशि वापस कर सकते हैं। यानी ग्राहक बैंक से मांगेगा पैसे तभी बैंक ग्राहक को पैसे देगा। मांग का एक समय और स्थान उपयुक्त होना चाहिए, यानी जो बैंक का काम करने का समय होता है उसी समय मांगना चाहिए और स्थान यानी बैंक में ही मांगना चाहिए, क्योंकि ग्राहक बैंक से पैसा कब ले सकता है, बैंक में जाकर, ठीक। या अब तो एटीएम वगैरह की सुविधा है। और एक आता है आपका कि जो भुगतान होता है वो कब होगा, जब मांग सही ढंग से मांगी जाए। जैसे उपयुक्त एक प्रपत्र होते हैं बैंक के, उन प्रपत्रों को एक सही तरीके से भरकर या अन्य प्रकार से मांग सकते हैं। जैसे टेलीफोन से मौखिक निर्धारित जो प्रपत्र हैं उसके अतिरिक्त अन्य फॉर्म के लिखित आदेशों पर भी बैंकर भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। यानी आप ऐसे बैंक में फ़ोन करके यूँ नहीं कह सकते कस्टमर है तो कि नहीं मेरे को इतना पैसा चाहिए। आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ेगा तो बैंक आपको पैसे निकाल के देगा, ठीक। एक जमा धन जो होती है उसकी समय सीमा का भी एक नियम है कि ग्राहक द्वारा बैंक में जमा धन पर समय सीमा कानून उसके भुगतान के मांग की तिथि से ही लागू होता है। मांग तिथि के दिन से 3 साल की जो अवधि होती है उस तक ही बैंक के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत कर सकता है। मांग के 3 साल के बाद यह समय वर्जित हो जाने से वसूली के लिए बैंक पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए ये बैंक और ग्राहक के पारस्परिक दायित्व भी होते हैं कुछ। जैसे बैंकर जो होता है वो ग्राहक का खाता खोलने का दायित्व लेता है और ग्राहक को मांग पर भुगतान करता है। ग्राहक के जो वैध आदेश होते हैं उनका पालन करता है, उसे दूसरी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। जबकि कस्टमर का क्या दायित्व होता है, वह भुगतान की मांग सही स्थान पर सही समय पर निर्धारित प्रपत्र भर के लिखित आदेश द्वारा करेगा। बैंकर और ग्राहक का दायित्व पूर्ण सावधानी बरतने का भी होता है, मतलब इन दोनों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है अपना बैंक अभिकर्ता के रूप में भी संबंध होता है बैंकर और ग्राहक का। अभिकर्ता मतलब एजेंट के रूप में भी। तो आज के युग में क्या होता है, बैंक के कार्यों में इतनी ज़्यादा विविधता और व्यापकता आई है कि ग्राहक और बैंकर का संबंध अब केवल ऋणी और ऋणदाता तक ही नहीं रहा। अब बैंकर अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में भी कई कार्य करता है। जैसे ग्राहकों के बिल, चेक, हुंडियों, प्रतिज्ञा पत्र आदि का भुगतान लेना, ठीक। ग्राहकों की ओर से ब्याज, बीमा, किराया, चंदा, ऋणों की किस्तों का भुगतान करना। ग्राहक की ओर से जो शेयर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, बॉन्ड होते हैं, अन्य प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय करना। ग्राहकों के लिए ब्याज, डिविडेंड, किराया, ऋणों की किस्तें आदि वसूल करता है बैंक। ग्राहक के लिए धन जो पैसा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है।
और ग्राहक एक एजेंट के रूप में और भी कई तरह के कार्य करता है। तो जब बैंकर जो होता है वो ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उन दोनों के संबंध एजेंट और प्रधान के रूप में होते हैं। बैंकर को ऐसी स्थिति में ग्राहक से जो आदेश मिलता है उसी के अनुसार कार्य करना होता है, नहीं तो ग्राहक बैंक को कभी भी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। तो बैंक इसमें सावधानी रखता है और कस्टमर के आदेश के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें बैंक यानी कस्टमर के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसमें ग्राहक को भी थोड़ा सा एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए ताकि बैंक कंफ्यूज नहीं रहे, और जो भी खर्चे होते हैं पारिश्रमिक की वसूली करता है बैंक, जो उसकी फ़ीस होती है ग्राहक का काम करने की वो फ़ीस बैंक वसूल करता है। नेक्स्ट आता है प्रेन्यासी के रूप में संबंध। प्रेन्यासी मतलब ट्रस्टी। तो बैंक क्या है, एक ट्रस्टी के रूप में भी ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं देता है। जैसे ग्राहकों के जो बहुमूल्य आभूषण होते हैं, महत्वपूर्ण प्रपत्र होते हैं, पैसा धन होता है, उनको आदि को सुरक्षित रखता है और मांगने पर वापस लौटाता है, वो बैंक का दायित्व है। तो जो ये वस्तुएं रखता है बैंक सुरक्षार्थ, उस पर मालिकाना हक तो ग्राहक का ही होता है, लेकिन बैंक उनके लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। तो बैंकर को ग्राहक के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे जो वस्तुएं रखी गई है सुरक्षा के लिए, उनकी उपयुक्त प्रविष्टि एंट्री वो कर ले। तो बैंकर अपने ग्राहकों से जो भी उसको वस्तुएं मिलती है वो एक सेफ कस्टडी रजिस्टर होता है, उसमें उसकी एंट्री करके जो जमा करता होता है ग्राहक, उसके हस्ताक्षर उस रजिस्टर में करवा लेता है और वापस लौटाने पर भी वापसी के हस्ताक्षर करवा लेता है। दूसरा जो संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करता है। सुरक्षा के लिए जमा वस्तुओं और संपत्ति की रक्षा बैंक को उसी प्रकार से करता है जैसे एक व्यक्ति अपने स्वयं की संपत्ति की करता है। लापरवाही के कारण अगर कोई क्षति होती है तो बैंक उसके लिए उत्तरदायी होता है। निरीक्षण की सुविधा भी देता है बैंक, ग्राहक द्वारा रखी गई जो वस्तुएं होती हैं उनका निरीक्षण भी करता है, और जो संपत्ति है उसकी वापसी भी ग्राहक के मांगने पर करता है। अपने पास जो भी सुरक्षा संपत्ति उसके जमा कराने वाले जो व्यक्ति है यानी ग्राहक है, उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को मांगने पर वापस लौटाने का इसका दायित्व होता है। मान लीजिए अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को देता है, या जो उसने मनोनीत भी नहीं कर रखा, तो कोई उचित जो उत्तराधिकारी होगा वो एक सर्टिफिकेट लगाएगा उसके उत्तराधिकारी होने का और उसको वो संपत्ति लौटा दी जाएगी। ठीक है, तो और एक नेक्स्ट आता है अपना परामर्शदाता के रूप में संबंध, यानी एडवाइज़र के रूप में भी बैंक और ग्राहक के बीच में एक संबंध होता है। तो जो बैंकिंग व्यवसाय है उसमें कभी बहुत सारी जटिलताएं आती है, वित्तीय मामलों में बैंक को विशिष्टता प्राप्त होती है। तो आजकल के बैंक और ग्राहकों के लिए परामर्शदाता के रूप में भी काम करता है। तो बहुत से बड़े बड़े जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को परामर्श देने के लिए एक अलग से परामर्श प्रकोष्ठ यानी एडवाइजरी सेल की भी स्थापना करते हैं। तो ये बैंक जो ग्राहकों को उनकी मतलब पूंजी विनियोजन की सलाह देते हुए वित्तीय मामलों के निपटारे में भी सलाह देते हैं। यानी ग्राहक को कोई पूंजी इन्वेस्ट करनी है तो उसमें भी बैंक सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकों को वित्तीय मामलों में थोड़ी सी विशिष्टता प्राप्त होती है। ठीक, तो बैंक अपने ग्राहकों को बहुत बड़ी सावधानी और ईमानदारी से सलाह देनी चाहिए। बैंकों को उसे कोई भी ऐसा तथ्य नहीं छुपाना चाहिए जिससे ग्राहकों को के हितों को हानि हो। ऐसा न होने पर बैंक उत्तरदायी होता है। अगर वो जानबूझ के कोई उसको तथ्य नहीं छुपाना चाहिए, एक न्यूट्रल होकर अपने ग्राहक को सलाह देनी चाहिए। तो ये तो हुए सामान्य संबंध। कुछ विशेष संबंध भी होते हैं बैंक और ग्राहक के बीच में, जिसमें बैंक और ग्राहक के विशेष संबंध में बैंक के अधिकार आते हैं और दायित्व आते हैं। तो अधिकार में आता है ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार जो होता है यानी ये क्या बोलते हैं, ग्रहणाधिकार में बैंक ग्रहणाधिकार एक तरह से इसको ऐसे
इसका आशय ये होता है कि जो बैंक होते हैं वो अपने ग्राहक की जो संपत्ति होती है उसको रोकने का अधिकार होता है बैंक के पास, तब तक जब तक कि ग्राहक बैंक का पैसा ना चुका दे बैंक ग्राहक की संपत्ति को रोक सकता है। तो ये जो मान लो किसी ने लोन ले रखा है बैंक से और उसने लोन नहीं चुकाया और उसने कोई संपत्ति गिरवी रख रखी बैंक के पास, तो बैंक उसको अपने पास रोक सकता है जब तक कि वो उसको पेमेंट ना कर दे। तो इस संबंध में भी दो तरह के ग्रहणाधिकार होता है, एक तो सामान्य ग्रहणाधिकार होता है, एक स्पेशल होता है विशेष ग्रहणाधिकार। तो सामान्य तो वही है कि जब तक कोई स्पष्ट आशय का अनुबंध ना हो अथवा ग्रहणाधिकार के असंगति मतलब इस तरह से, तो ये जो सामान्य ग्रहणाधिकार होता है इसमें वही सामान्य कि मान लो किसी ने बैंक से लोन ले रखा है और संपत्ति रख रखी है और उस लोन को नहीं चुकाया तो तब तक वो उसको रोक सकता है, उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है। विशेष ग्रहणाधिकार में बैंकर क्या करता है, तो ये वाला अधिकार बैंक को तब प्राप्त होता है जब जो बैंकर है उसने अपने पास जो संपत्ति रखी संपत्ति को प्राप्त करने में धन लगाया हो तथा या फिर उस संपत्ति को प्राप्त करने में उसका कोई विशेष कार्य किया हो। तो इस तरह से ये ग्रहणाधिकार होता है इसको। फिर नेक्स्ट अधिकार आता है बैंक का आपका ग्राहक के भुगतान का नियोजन का अधिकार। मान लीजिए कि जैसे कि किसी ग्राहक के एक ही बैंक में 3-4 अकाउंट हैं, ठीक है, और उसने बैंक से लोन ले रखा है अलग अलग। अब वो किसी लोन का पेमेंट करता है तो बैंक को अधिकार है कि वो उस भुगतान को जो उसने किया है उसको कौन से वाले अकाउंट में से राइट ऑफ करे, यानी कौन से वाले अकाउंट का पेमेंट माने, वो बैंक का नियोजन का अधिकार होता है। जैसे बहुत सारे खाते होते हैं और ग्राहक अलग अलग तिथियों पर अलग अलग डेट पर लोन ले लेता है, तो इन ऋणों के भुगतान में बिना किसी स्पष्ट निर्देशों के धनराशि अगर वो जमा कराता है तो बैंकर को ग्राहक के विभिन्न भुगतानों को अपने विवेक और इच्छा अनुसार नियोजन का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, बैंक उसको किसी भी ऋण का भुगतान मान सकता है। वैसे बैंक क्या अधिकतर ऐसे भुगतानों को जो सबसे पहले देय ऋण होता है उसका भुगतान मानेगा और जमा जो एंट्री होती है जमा की, जमा प्रविष्टि द्वारा नाम प्रविष्टि का समायोजन वो एक क्रम के अनुसार कर लेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट अधिकार आता है इसका बैंकर समायोजन या प्रतिसाद का अधिकार, तो यानी सेट ऑफ का अधिकार। तो वही चीज़ है इस अधिकार में भी कि बैंकर को अपने किसी ग्राहक के जो विभिन्न खाते हैं उनमें जमा राशि को उसी ग्राहक के नाम खाते वाले से सेट ऑफ कर सकता है। जैसे कि उदाहरण देखें अपन तो एक ग्राहक के खाते में 2 लाख रुपए का जमा शेष है तथा उसी बैंक के दूसरे खाते में 4 लाख का जमा शेष है, तो बैंकर क्या करेगा, इस जमा शेष खाते की राशि को नाम शेष वाले खाते में स्थानांतरित करके 2 लाख रुपए का सेट ऑफ कर देगा और 2 लाख की राशि की वसूली के लिए दावा कर देगा। अब ये एक ही बैंक में 2 खाते हो या उसी बैंक की दूसरी ब्रांच का खाता हो उसमें भी सेट ऑफ कर सकता है। बैंक को ये अधिकार होता है। बैंक को एक अधिकार होता है कि ग्राहक से ब्याज कमीशन वसूल करने का, जो भी बैंक सेवाएं देता है तो बैंक को अधिकार होता है लोन पर ब्याज लेने का, सेवाओं पर कमीशन लेने का, ये सारे। फिर इसके कुछ दायित्व भी होते हैं बैंकों के, जैसे बैंकर का चेक का अनुचित अनादरण का भी दायित्व होता है। यानी किसी चेक लिखा बैंक ने, अब बैंक को उस चेक का पेमेंट करना है, तो बैंक किसी अनुचित कारण से, यानी कोई ऐसा वैध कारण नहीं है फिर भी बैंक उसको चेक का पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो बैंक की ड्यूटी है कि जैसे कि जानबूझकर अगर बैंक गलत अनादरण कर दे तो बैंकर को जो ग्राहक को जो क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति के लिए बैंक का दायित्व होता है। जैसे कि मान लो चेक बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है और जो जिसने चेक लिखा है उसके अकाउंट में पैसा भी है, तो बैंक उस चेक को रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो बैंक को फिर क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। जो बैंकर होता है
ग्राहक के खातों की गोपनीयता का भी दायित्व होता है बैंकर में, यानी वो ग्राहक के खातों की गोपनीयता बनाए रखेगा, उसको तीसरे पक्षकार को नहीं बताएगा। एक दायित्व ये होता है। एक दायित्व आता है बैंक का कि ग्राहक के बारे में गलत सूचनाएं देने का दायित्व, यानी बैंक ऐसे तो गोपनीय रखता है ग्राहक की सूचनाएं, लेकिन फिर भी कोई वैधानिक बाध्यताएं, यानी जो बैंकिंग जो परिपाटी है जनहित में है या सरकार ने कुछ आंकड़े मांगे हैं तो बैंक को वो सूचनाएं देनी पड़ेगी। और अगर बैंक वो गलत सूचनाएं देता है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार होगा और क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व होगा। कुर्की आदेश पर भी बैंक के दायित्व होते हैं कि जैसे कि मान लो कभी कोई लेनदार की प्रार्थना पर जो कोर्ट है न्यायालय के कुर्की आदेश द्वारा बैंक में जो पड़े हैं ऋणी की धनराशि की निकासी पर रोक लगा दी जाती है। कुर्की आदेश में क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो कुर्की आदेश लगा देता है तो जो ऋणी होता है उसके खाते में से पैसे नहीं निकाल सकता हो, तो उस आदेश का पालना बैंक को करनी पड़ेगी, उसका दायित्व है वो चीज़। तो ये बैंक और ग्राहक का संबंध के बारे में अपन ने चर्चा करी है आज। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो सुविधाएं बैंक क्या क्या सुविधाएं देता है, और इसी लेसन का आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक, तब तक आप इस बारे में थोड़ा स्टडी करें बैंक और ग्राहक के संबंध के बारे में। ठीक है।